ईरान की आईआरजीसी ने हिजबुल्लाह को पैसा दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, जिससे कि वो इजराइल के खिलाफ एक सशक्त रूप में लड़ सके। 1982 से लेकर 2000 के बीच इन 18 वर्षों में हिजबुल्लाह लगातार छापामार युद्ध प्रणाली के तहत इजराइल के विरुद्ध आक्रमण करता रहा, इजराइल को परेशान करता रहा, इजराइल को वहां से टिकने नहीं दिया। फाइनली ये हुआ, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान को छोड़ दिया। जो इजराइल अरब देशों से अभी तक हारता नहीं था, उसके एक मामूली संगठन ने उसकी इतनी महान सेना को वहां से हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक करते हुए वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी की हत्या कर दी, तो उससे नाराज होकर हिजबुल्लाह ने 2 दिन बाद 2 मार्च को फिर से इजराइल पर रॉकेट छोड़े। इजराइल जानता है कि ईरान इस समय पहले के मुकाबले कुछ कमज़ोर हो चुका है, उतना साथ हिजबुल्लाह का नहीं दे पाएगा, उतनी हथियारों की सप्लाई भी हिजबुल्लाह को नहीं कर पा रहा होगा। यही मौका है इजराइल के पास जब वो हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी नेस्तनाबूद कर दे, ख़त्म कर दे। लेकिन इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बीच में आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस समय इजराइल और ज़्यादा आक्रामकता ना दिखाए। इजराइल ने भयंकर हमले हिजबुल्लाह तथा दक्षिण लेबनान पर किए। इस सबसे अमेरिकी राष्ट्रपति तिलमिलाए हुए हैं। उन्होंने यहाँ तक अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी कि उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को क्रेजी तक कह दिया, पागल कह दिया। दोस्तों नमस्कार, आज हम लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन के बारे में बात करेंगे, जिसने इजराइल की नाक में कई दशकों से दम कर रखा है। पहले हम इस समय जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वर्तमान स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान स्थिति ये है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2 मार्च को जो ताज़ा संघर्ष शुरू हुआ था उसको लगभग 100 दिन से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी मेहनत की है जिससे कि लेबनान और इजराइल के बीच कोई ऐसा समझौता हो जाए जिस पर हिजबुल्लाह भी सहमत हो जाए तथा दोनों के बीच संघर्ष विराम हो जाए, जिससे कि ईरान के साथ अमेरिका का कोई सही समझौता हो सके। लेकिन किसी भी समझौते को हिजबुल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं है। कई दशकों से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो मतभेद थे वो आज भी उसी तरह बने हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हिजबुल्लाह ईरान की तरह ही इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ईरान की तरह ही अमेरिका का भी उतना ही विरोधी है। वो ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी है। इसलिए ईरान भी इतनी बुरी हालत में भी, क्योंकि सभी जानते हैं भले ही ईरान कितनी भी बातें करे लेकिन ईरान अब पहले की तरह मजबूत नहीं रहा, लेकिन इस हालत में भी वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह अपने हाल पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब हमास ने इजराइल पे एक बहुत ही घातक हमला किया था तथा उसके बाद इजराइल ने हमास पर एक भयंकर आक्रमण किया था, उसके बाद हमास को तो उसने लगभग नेस्तनाबूद कर दिया है, हमास को लगभग ख़त्म कर दिया है। हालांकि अभी भी वो फन उठा सकता है। और उसके बाद इजराइल ने समय के हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से हिजबुल्लाह को भी कई बार हमले करके काफ़ी कमज़ोर कर दिया। अब हिजबुल्लाह में वो बात नहीं रही है, लेकिन अभी भी ईरान उसके सपोर्ट में है। ईरान की जनता को नहीं कह सकते, ईरान में जो वास्तव में आईआरजीसी है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, वो उसके पक्ष में है। पूरा ईरान नहीं है, ईरान की जनता उसके पक्ष में नहीं है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो लेबनानी सरकार और इजराइल के बीच 3-4 जून को जो समझौता कराया था, उससे पहले भी समझौता कराने का प्रयास किया था, वो सारे समझौते फेल होते जा रहे हैं। क्योंकि एक तो उन्होंने हिजबुल्लाह को इसमें शामिल नहीं किया और हिजबुल्लाह किसी भी समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये अवश्य है कि इस बार लेबनानी सरकार भी अमेरिका के सपोर्ट से हिजबुल्लाह के प्रति कुछ हिम्मत दिखा रही है, वरना हिजबुल्लाह ने कई दशकों से लेबनानी सरकार को दबा रखा है। लेबनानी सरकार इसलिए दबी हुई है क्योंकि वो जानती है कि ये हिजबुल्लाह नहीं बोल रहा है, ये हिजबुल्लाह कार्य नहीं कर रहा है, ये हिजबुल्लाह सैन्य गतिविधियां नहीं कर रहा है। इसके पीछे वास्तविक शक्ति ईरान है और ईरान लेबनानी सरकार से बहुत मजबूत है। लेबनान और इजराइल के बीच हुए 3-4 जून को समझौते के बाद भी इजराइल ने और हिजबुल्लाह ने, दोनों ने उस समझौते को तोड़ा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं समझौता तोड़ने का, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि हिजबुल्लाह का पक्ष उतना वैध नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हमें हिजबुल्लाह के इतिहास में जाना पड़ेगा। हिजबुल्लाह ही नहीं, इसकी जड़ें हमें लेबनान के इतिहास में खोजनी पड़ेंगी। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लेबनान फ्रांस के कंट्रोल में था, उससे पहले उस्मानी सरकार के कंट्रोल में था। 1943 में लेबनान को स्वतंत्रता मिली, इसलिए स्वतंत्रता के समय ही वहां पर विभिन्न धर्मों का ध्यान रखते हुए उनका पार्टिसिपेशन तय कर दिया गया। उस समय की लेबनान की डेमोग्राफी को अगर हम देखें तो लगभग 51% ईसाई वहां पर थे और शेष 49% में शिया मुसलमान,
सुन्नी मुसलमान तथा थोड़ी सी संख्या में द्रुज मुस्लिम थे, जिनकी संख्या 4-5% रही होगी। इस समय ये तय कर दिया गया कि राष्ट्रपति हमेशा ईसाई समुदाय से निर्वाचित होगा तथा प्रधानमंत्री सुन्नी समुदाय से होगा तथा संसद अध्यक्ष शिया समुदाय से होगा। सरकार ने शुरुआत में बहुत अच्छा काम किया तथा 1950 और 60 के दशक में सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि लेबनान विकास करने लगा और बेरूत को पूरब का पेरिस कहा जाने लगा। लेकिन इसी दौरान मुस्लिमों की जनसंख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, क्योंकि दक्षिणी लेबनान में शिया समुदाय की अच्छी खासी संख्या थी, वहां गरीबी भी ज्यादा थी, तो उनकी जनसंख्या काफी तीव्र गति से बढ़ी। इसके साथ ही फलस्तीन तथा सीरिया से भी कुछ शरणार्थी वहां पर आए। इस वजह से वहां की डेमोग्राफी में खासा बदलाव आया। डेमोग्राफी बदलने से तथा मुस्लिमों की संख्या बढ़ने से, खासकर शिया समुदाय की संख्या बढ़ने से सरकार में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात वहां वो लोग करने लगे। इससे वहां पर असंतोष पनपने लगा और 1975 आते आते लेबनान में गृहयुद्ध छिड़ गया। इस समय ईसाई, सुन्नी, शिया तथा द्रुज सभी गुटों ने अपने अपने सशस्त्र गुट बना लिए तथा आपस में संघर्ष करने लगे। ये गृहयुद्ध काफी लंबा चला, जो कि 1979 में जाकर खत्म हुआ। इस समझौते में मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व में थोड़ा इजाफा हो गया। इसी बीच फिलिस्तीन के यासर अराफात ने इजराइल के विरुद्ध सैन्य संघर्ष करने के लिए, यानी कि उन पर हमला करने के लिए या उनके खिलाफ अभियान चलाने के लिए लेबनान में अपने साथियों के साथ शरण ले ली और काफ़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोग वहां पर आने लगे और वहां से हिंसक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। इस सब से नाराज होकर इजराइल ने 1978 तथा 1982 में लेबनान पर आक्रमण कर दिया तथा धीरे धीरे उसने दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया तथा अपनी सेना को वहां पर ही रोक दिया। इसी बीच उस क्षेत्र में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई। वहां पर जो कट्टरपंथी लोग थे वो सत्ता में आ गए। दूसरी तरफ क्योंकि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कब्जा किया था और वहां पर सियाओं की आबादी ज्यादा थी, उनमें भी असंतोष पनपने लगा। इस्लामिक क्रांति तथा सिया समुदाय में बढ़ते असंतोष तथा इजराइल के कब्जे के द्वारा जो असंतोष एकाएक इकट्ठा हुआ, उसी असंतोष से लेबनान के जो कट्टरपंथी सिया लोग थे उन्होंने हिजबुल्लाह को जन्म दिया। शुरुआत में हिजबुल्लाह का प्राथमिक उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह से दक्षिण लेबनान से इजराइल को हटाना है। इजराइल के एग्जिस्टेंस को ईरान की तरह वो नहीं मानता था, अमेरिका के एग्जिस्टेंस को वो नहीं मानता था। ईरान की IRGC ने हिजबुल्लाह को पैसा दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, जिससे कि वो इजराइल के खिलाफ एक सशक्त रूप में लड़ सके। 1982 से लेकर 2000 के बीच इन 18 वर्षों में हिजबुल्लाह लगातार छापामार युद्ध प्रणाली के तहत इजराइल के विरुद्ध आक्रमण करता रहा, इजराइल को परेशान करता रहा, इजराइल को वहां उसने टिकने नहीं दिया। फाइनली ये हुआ, इजराइल ने दक्षिण लेबनान को छोड़ दिया। 2000 में जब दक्षिण लेबनान को इजराइल ने छोड़ा तो हिजबुल्लाह ने इसे अपनी जीत के रूप में देखा। इससे हिजबुल्लाह की अरब जगत में एक साख बढ़ी। जो इजराइल अरब देशों से अभी तक हारता नहीं था, उसके एक मामूली संगठन ने उसकी इतनी महान सेना को वहां से हटने पर मजबूर कर दिया। 6 साल तक दोनों के बीच शांति बनी रही, लेकिन असंतोष तो दोनों के अंदर था ही। 2006 में हिजबुल्लाह ने एक दुस्साहसिक कार्य करते हुए इजरायली सीमा को पार करके जो इजराइल के सैनिक गश्त कर रहे थे उस दस्ते पर हमला कर दिया तथा 3 सैनिकों की हत्या कर दी तथा 2 का अपहरण कर लिया। संभवतः हिजबुल्लाह ये सोच रहा था कि बार्गेनिंग के माध्यम से जो इजराइल की जेलों में फिलिस्तीनी और हिजबुल्लाह के लोग बंद हैं उनको वो कैदियों के अदला बदली के तहत छुड़ाने में सफल हो जाएगा। लेकिन इससे इजरायली प्रधानमंत्री बहुत नाराज हो गए। एक तरह से इसे वार एक्ट के रूप में उन्होंने लिया और अपनी सेना को उन्होंने कड़ा प्रहार करने के लिए आदेश दे दिए। 12 जुलाई 2006 को ये युद्ध शुरू हो गया। इजराइल ने भयानक हवाई हमले किए, खासकर दक्षिण लेबनान पर। उन्होंने जमीनी हमले भी किए, समुद्री नाकाबंदी भी की लेबनान की, तथा हिजबुल्लाह की जो रसादारी थी, जो हथियार आ रहे थे, उनको भी रोकने की कोशिश की। बहुत बड़े हमले किए, 34 दिन तक भयंकर हमले किए। हिजबुल्लाह भी छापामार प्रणाली के तहत हमले करता रहा। उसने भी हार नहीं मानी, उसने भी अपनी तरफ से पूरी टक्कर देने की कोशिश की। दोनों पक्षों के जान माल की काफ़ी हानि हुई। लेबनान में काफ़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नष्ट हो गया। लेकिन हिजबुल्लाह को पूरी तरह झुकाने में या नष्ट करने में इजराइल सफल नहीं हो पाया, ना ही वो अपने 2 सैनिकों को छुड़ा पाया। हिजबुल्लाह ने इसे अपनी जीत के रूप में लिया, उसने इसे ईश्वरीय विजय के रूप में लिया। इस युद्ध के बाद इजराइल को तो खास लाभ नहीं हुआ, हालांकि डिटरेंस तो पैदा हुआ,
डर तो पैदा हुआ हिजबुल्लाह में भी, जो उसकी हिम्मत बढ़ गई थी, लेकिन बहुत लाभ इजराइल को नहीं हुआ। हाँ, हिजबुल्लाह को अवश्य लाभ हुआ, अरब जगत में उसकी प्रतिष्ठा बहुत एकाएक बढ़ गई। हिजबुल्लाह के उस समय जो प्रमुख थे हसन नसरुल्लाह, उनका कद अरब जगत में एकाएक बहुत बढ़ गया। 16 अगस्त को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक समझौता हुआ, जो कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 के तहत हुआ। इस समझौते के तहत हिजबुल्लाह को दक्षिण लेबनान में लिटानी नदी के दक्षिणी तट से हटना पड़ेगा। साथ ही जो बफर जोन बनाया गया था उस पर लेबनान की सेना तथा संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना रहेगी तथा इजराइल को उस क्षेत्र से हटना पड़ेगा। 2006 के बाद 2023 तक लगभग 17 वर्षों तक दोनों के बीच शांति लगभग बनी रही। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के इतिहास का जो काला दिन था, जिसमें हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला कर वहाँ पर हजारों लोग की हत्या कर दी तथा बहुत सारे लोग को अपहृत कर लिया। उस हमले के बाद अगले ही दिन 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने हमास से निकटता दिखाने के लिए, उसका साथ देने के लिए फिर से इजराइल पर रॉकेट छोड़े। तब से दोनों में छिटपुट संघर्ष फिर से बढ़ गया। पहले इजराइल ने हमास को नियंत्रित किया, उसको लगभग नेस्तनाबूद किया, उसका काफ़ी नुकसान किया। फिर धीरे धीरे हिजबुल्लाह की तरफ उसने ध्यान दिया तथा उस पर हमले बढ़ाए। 2024 के आखिर में 60 दिन से ज़्यादा इजराइल ने भयंकर हमले हिजबुल्लाह तथा दक्षिण लेबनान पर किए, जिसमें हिजबुल्लाह की सैन्य विंग के अधिकांश वरिष्ठ सदस्यों की हत्या इजराइल ने कर दी तथा सितंबर 2024 में ही बेरूत पर एक बड़ा हवाई हमला करके, टारगेट हमला करके हसन नसरुल्लाह, जो कि पिछले 32 साल से हिजबुल्लाह का नेतृत्व कर रहा था, उसकी हत्या कर दी। हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। यही नहीं, कुछ दिन बाद उन्होंने जो उसके बाद हिजबुल्लाह कमांडर बनने वाला था, जो चीफ बनने वाला था, उसकी भी हत्या कर दी। इससे पहले पेजर अटैक के द्वारा इजराइल हिजबुल्लाह को हिला चुका था, उसमें भी उसके 40 लोग लगभग मर चुके थे तथा 4000 से सदस्य उसके निशाने पर आए थे, हजारों घायल हुए थे। इस तरह से हम देखते हैं 2024 का जो आखिर है वो हिजबुल्लाह के लिए बहुत खराब रहा। उसको बहुत क्षति पहुंची और दक्षिण लेबनान में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ। लाखों लोग, जिनमें अधिकतर सियाई थे, वो विस्थापित हुए, उनको भी बहुत कष्ट पहुंचे तथा हिजबुल्लाह का नेटवर्क भी काफ़ी टूटा। इससे हिजबुल्लाह काफ़ी बैकफुट पर आ गया, लेकिन ईरान का समर्थन उसे अभी भी जारी रहा। इसके बाद फिर से दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। उसके बाद भी छिटपुट संघर्ष चलते रहे, लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक करते हुए वहाँ के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी की हत्या कर दी, तो उससे नाराज होकर हिजबुल्लाह ने 2 दिन बाद 2 मार्च को फिर से इजराइल पर रॉकेट छोड़े। 2 मार्च के बाद लगभग 100 दिन से अधिक हो चुके हैं। दोनों के बीच में कुछ चीज़ें रुकती हैं, यानी कि कुछ युद्ध का ठहराव आता है, लेकिन तब से ही दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इजराइल भारी हमले बीच में कर रहा है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में तो इजराइल ने बहुत घातक हमले हिजबुल्लाह तथा दक्षिण लेबनान पर किए। उसके बाद भी इजराइल बार बार हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं रह रहा, वो भी अपनी घटी क्षमता के हिसाब से हमले कर रहा है। इजराइल जानता है कि ईरान इस समय पहले के मुकाबले कुछ कमज़ोर हो चुका है, उतना साथ हिजबुल्लाह का नहीं दे पाएगा, उतनी हथियारों की सप्लाई भी हिजबुल्लाह को नहीं कर पा रहा होगा। यही मौका है इजराइल के पास, जब वो हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी नेस्तनाबूद कर दे, ख़त्म कर दे। लेकिन इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बीच में आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस समय इजराइल और ज़्यादा आक्रामकता ना दिखाए, हिजबुल्लाह पर आक्रमण ना करे, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह पर वो ज़्यादा आक्रमण करेगा तो ईरान नाराज़ होगा, जैसा कि पिछले दिन हुआ। ईरान काफ़ी दिनों तक इंतजार करता, लेकिन अंत उनने फिर से इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। हाँ, ये जरूर है कि इजराइल ने भी तुरंत बदला लिया, उसने भी ईरान पर हवाई हमले किए तथा चुनिंदा स्थानों पर अच्छी खासी एयर स्ट्राइक की। इस सबसे अमेरिकी राष्ट्रपति तिलमिलाए हुए हैं। उन्होंने यहाँ तक अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी कि उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को क्रेजी तक कह दिया, पागल कह दिया तथा अभी कुछ समय पहले उन्होंने इजराइल को ये तक धमकी दे दी कि अगर इजराइल ऐसे ही करता रहा तो वो इस क्षेत्र में अलग थलग पड़ जाएगा। एक बार उन्होंने ये भी कह दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू ज़्यादा आक्रामकता दिखा रहे, इसलिए वहाँ के लोग उनसे नफरत करते हैं और इसलिए वो अरब जगत में तथा दूसरे क्षेत्रों में वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, उनसे नफरत करने लगे हैं और इजराइल से भी नफरत करने लगे हैं। तो खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति की तो बात ही छोड़िए, उनकी तो मनोदशा को कोई क्या कह सकता है। वो तो अभी कुछ दिन पहले ये भी कहे थे कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर इस समय मुज्तबा खामनेई हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिलकर उनको गर्व की अनुभूति होगी, तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि लेबनान सरकार भी चाह रही है कि हिजबुल्लाह का नस्तीकरण हो जाए, क्योंकि जब 1979 में लेबनान के सभी सशस्त्र गुटों को निष्क्रियण कर दिया गया तो केवल हिजबुल्लाह ही बचा था।
जिसका निरस्त्रीकरण नहीं किया गया था, क्योंकि हिजबुल्लाह ने कहा था कि इजराइल से प्रतिरोध करने के लिए उसे शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन बाद में हिजबुल्लाह ने लेबनानी सरकार पर ही एक तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यही नहीं, उसने सियाकुट होने की आड़ में ईरान से इस तरह के संबंध बना लिए कि एक तरह से लेबनान की संप्रभुता को ही खंडित कर दिया। तो लेबनानी सरकार भी चाहती है कि हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण हो, वहाँ भी शांति आए। लेबनान की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसमें जो हिजबुल्लाह की अभी तक समर्थक रही थी दूसरी शिया पार्टी अमल पार्टी, उसके भी 2 सांसदों ने लेबनानी सरकार का साथ दिया है। इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं अंदरूनी स्तर पर भी लेबनान में कमजोर पड़ रहा है। उस क्षेत्र की शांति के लिए हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण बहुत आवश्यक है, तभी उस क्षेत्र में शांति आ पाएगी, तभी इजराइल को भी कुछ शांति मिल पाएगी। ईरान को भी चाहिए, उसकी IRGC को भी चाहिए कि इतने लंबे समय तक वो प्रॉक्सी वार इजराइल के साथ खेल रहा, आखिर कब तक खेलेगा, उसे भी ये सब बंद करना चाहिए। इजराइल से हज़ारों किलोमीटर बहुत दूर है, उसे क्या पड़ी इजराइल से उलझने की। आशा करते हैं भविष्य में ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच कोई सही समझौता होगा तथा हिजबुल्लाह पर भी अंकुश लगेगा और हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण हो जाएगा, जिससे लेबनानी सरकार को भी कुछ आराम मिलेगा और उस क्षेत्र में शांति स्थापित होगी।